अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, जो कि फोर्थ फेज है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का। हमने इससे पहले 3 फेज पढ़ ली हैं: लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर और सिमेंटिक एनालाइजर। हमने जब कंपाइलर के फेजेस स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे हमने बात की थी कि हम कंपाइलर के फेजेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हमने कहा था फ्रंट एंड और एक को हमने कहा था बैक एंड। जो फ्रंट एंड है उसमें हमारे पास 4 फेज थे। आपका लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। जबकि बैकएंड में हमारे पास 2 हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन है और कोड जनरेटर है। अब ये जो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर है ये बेसिकली एज ए ब्रिज का काम करता है फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान। इसको हम एक एग्जांपल से इस तरह समझ सकते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास एक मशीन है जिसको हम मशीन ए कह देते हैं, और इसी तरह एक हमारे पास दूसरी मशीन है जिसको हम बी कहते हैं। अब इन दोनों मशीन्स के जो स्पेसिफिकेशन है रिगार्डिंग टू हार्डवेयर वो डिफरेंट है, यानी कि सिस्टम जो ए है उसका हार्डवेयर सिस्टम बी से डिफरेंट है। अब अगर हम कंपाइलर लिखें फॉर सिस्टम ए, लेट्स से कि सी का कंपाइलर हम लिखते हैं, तो अब उस कंपाइलर के हमारे पास 2 फेज हैं, एक है फ्रंट एंड और एक है बैक एंड। ठीक हो गया। अब अगर हमने मशीन बी के लिए भी सी का ही कंपाइलर लिखना है तो हमें उसके फ्रंट एंड में चेंज करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, बल्कि हम सिर्फ उसका बैक एंड चेंज करेंगे। उसका जो फ्रंट एंड है वो एज इट इज़ वही रहेगा जो हमने मशीन ए के लिए लिखा है, सिर्फ बैक एंड चेंज होगा मशीन बी में। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर है ये बेसिकली अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसकी वजह से हमारे जो फ्रंट एंड है उसमें चेंज नहीं आती, बल्कि हमारा सिर्फ बैक एंड चेंज होता है। ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेटर वो डिपेंड करता है मशीन के ऊपर। ठीक है। तो इसी तरह हम इंटरमीडिएट कोड जनरेटर की 2 कैटेगरीज हैं, एक है लीनियर फॉर्म है और एक है ट्री फॉर्म। जो लीनियर है उसमें हमारे पास फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, एक को हम पोस्ट फिक्स कहते हैं और एक को हम 3 एड्रेस कोड कहते हैं। और ट्री फॉर्म में हमारे पास सिंटैक्स ट्री है और डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ है। जो हमारी कोर्स आउटलाइन है उसमें हम फोकस करेंगे 3 एड्रेस कोड में, क्योंकि हमारी कोर्स आउटलाइन में सिर्फ 3 एड्रेस कोड दिया गया है। अब जो यूजर इंस्ट्रक्शंस लिखता है, जो प्रोग्राम लिखता है, उसमें उस इंस्ट्रक्शंस को हम बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड कर देते हैं जब हम 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि 3 एड्रेस कोड जो है उसमें जो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है उसमें जो मैक्सिमम ऑपरेंड्स हो सकते हैं वो 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा ऑपरेंड नहीं हो सकते। जबकि जो यूजर इंस्ट्रक्शंस लिख रहा होता है उसमें आपके मोर देन 3 भी ऑपरेंड्स आ सकते हैं। तो इसलिए जो यूज़र की इंस्ट्रक्शन होगी उनको हम ब्रेक डाउन इस तरह से करेंगे कि हर इंस्ट्रक्शन में 3 से ज़्यादा ऑपरेंड ना हो। आपका 1 ऑपरेंड भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते 3 एड्रेस कोड में। तो जब हम इंस्ट्रक्शंस को इस तरह ब्रेक करेंगे कि उसमें 3 से ज़्यादा ऑपरेंड नहीं, तो फिर उन इंस्ट्रक्शंस को हम ईज़िली असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब जो यूज़र इंस्ट्रक्शन हमें देता है, उन इंस्ट्रक्शंस को 3 एड्रेस कोड में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हमें ये 7 डिफरेंट टाइप्स की 3 एड्रेस कोड्स हैं जो हमें हेल्प देती हैं एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस को 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें हम बारी-बारी इन सब इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। पहली जो इंस्ट्रक्शन है ये बाइनरी ऑपरेटर के लिए है कि इसमें एक ऑपरेटर है आपके पास और आपके पास 2 ऑपरेंड है बी और सी। दोनों का जो रिजल्ट है वो हम ऑपरेंड ए में कर देंगे। तो इसमें अगर आप इस इंस्ट्रक्शन में देखें तो हमारे पास 3 ऑपरेंड है ए बी सी, ठीक है, और एक ऑपरेटर है। इसी तरह अगर हम इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को देखें तो इसमें हमारे पास एक ऑपरेटर है और 2 ऑपरेंड है ए और बी। तो अगर आप गौर से देखें तो ये हमारा यूनरी ऑपरेटर होगा, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर में हमारे पास एक ही ऑपरेंड होता है।
अगर हम तीसरी इंस्ट्रक्शन को देखें तो इसमें हम बी की वैल्यू को ए में सेव कर रहे हैं, इसमें हमारे पास 2 ऑपरेंड है। और अगर हम चौथी इंस्ट्रक्शन को देखें तो ये बेसिकली इफ की स्टेटमेंट है, इसमें ए ऑपरेंड रिलेशनल ऑपरेटर बी ऑपरेंड है, आपका बी ऑपरेंड है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जंप कर जाओ जे, जे यहाँ पे आपका एक लेबल होगा। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है इसको हम कंडीशनल जंप भी कहते हैं। और जबकि फिफ्थ जो स्टेटमेंट है ये हमारी अनकंडीशनल जंप है, इसमें हम कंडीशन चेक किए बगैर जंप करते हैं, गो टू लेबल। ठीक हो गया। इसके बाद जो सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन है इसमें हम बेसिकली जो ए हमारा जो ऑपरेंड है इसकी वैल्यू को हम सेव कर रहे हैं जी, एक हमारा अरे, जी हमारी एक अरे है उसके आई इंडेक्स पे। और जबकि सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन की सेकंड जो पार्ट है उसमें हम जी अरे का आई इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको हम ए पे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें आपने पीएफ में भी देखी होंगी कि हम अरे की वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह अगर सेवंथ इंस्ट्रक्शन को देखें तो उसमें क्या है, पॉइंटर बी जो है उसको हम ए में सेव कर रहे हैं, जबकि जो सेकंड लाइन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ बी रेफरेंस को हम ए में सेव कर रहे हैं। तो ये 7 इंस्ट्रक्शंस की मदद से हम जो यूजर की एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन होगी, जो गिवन इंस्ट्रक्शन होगी उसको हम 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको जरा हम एग्जांपल से देखते हैं कि ये कैसे होगा। अब यहाँ पे अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो जो यूजर ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है वो है a इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी। तो इसमें हमारे पास 4 ऑपरेंड है, a है, b है, c है और d है। तो अब हम इसको 3 एड्रेस कोड में किस तरह कन्वर्ट करेंगे कि हमें पता है कि जो प्लस, इसमें दोनों प्लस ऑपरेटर हैं, दोनों की प्योरिटी सेम है। तो हम पहले b प्लस सी करेंगे और इसको हम एक टेम्परेरी वेरिएबल t1 में सेव कर लेंगे। और फिर इस t1 के साथ हम इस d को ऐड करेंगे और इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल t2 में सेव कर लेंगे। और फिर इस t2 में जो वैल्यू है उसको हम a में सेव कर देंगे। तो आप देखें कि किस तरह हमने 4 ऑपरेंड्स वाली इंस्ट्रक्शन को किस तरह 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो हमारे पास 3 एड्रेस कोड है इसको हम जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, क्वाड ट्रिपल्स है आपके पास, ट्रिपल्स है, इनडायरेक्ट ट्रिपल्स है। हम एक एग्जांपल की मदद से इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल गिवन है, ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जो यूजर ने हमें दी है। अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को देखें तो इसमें हमारे पास ए बी सी ई एफ बी ए मोर देन 3 ऑपरेंड्स हैं। और इसी तरह इसमें हमारे पास पावर का ऑपरेटर है, डिवाइड का ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन का है और प्लस का ऑपरेटर है। अब हम इसको किस तरह से 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि मैथ में जो हमारा पावर का ऑपरेटर है इसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई है, ये सबसे हाई प्योरिटी का ऑपरेटर है, तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले जो एवेल्यूएट करेंगे वो e पावर f होगा। तो इसको हम सबसे पहले एवेल्यूएट करेंगे, कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू t1 में सेव कर देंगे एक टेम्परेरी वेरिएबल में। उसके बाद अगर आप दोबारा इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन के ऑपरेटर है, लेकिन चूंकि दोनों की भी प्योरिटी सेम है, प्रेसिडेंस, तो हम चेक करते हैं कि लेफ्ट साइड में जो सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले b मल्टीप्लाई बाय c है। तो अब हम इसको एवेल्यूएट करेंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको t2 में सेव कर देंगे। इसके बाद अगर हम दोबारा से अपनी एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें हमारे पास फिर डिवाइड का ऑपरेटर है। तो इसका मतलब है कि ये जो अभी हमने एवेल्यूएट किया है e रेज़ टू पावर f, इसको हमने t1 में सेव किया था और b मल्टीप्लाई बाय c इसको हमने t2 में सेव किया था। तो अब हमने इन दोनों की डिवीजन करनी है। तो ये जिस तरह यहाँ पे लिखा है t2 डिवाइडेड बाय t1 और इसका जो रिजल्ट है उसको हम t3 में सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जो पोर्शन है एक्सप्रेशन का, ये हमारा इसका जो रिजल्ट है वो t3 में सेव हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम दोबारा एक्सप्रेशन में देखें तो इसमें प्लस का ऑपरेटर है और मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है। तो जो हाई प्योरिटी है वो मल्टीप्लिकेशन की है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो b मल्टीप्लाई बाय a, तो इसका रिजल्ट जो है वो t4 में सेव हो जाएगा, t4। अब अगर हम दोबारा एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें हमारे पास अब 2 प्लस के ऑपरेटर हैं। एक हमारे पास ऑपरेटर यहाँ पे है प्लस का और एक यहाँ पर है।
तो इसमें जो सबसे पहले, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से चेक करेंगे, जो पहले आएगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब a प्लस T3, तो ये यहाँ पे हमने लिखा है a प्लस T3, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम T5 में सेव कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी एक्सप्रेशन है, इसका जो रिजल्ट है वो अब हमारे पास T5 में सेव हो गया। अब लास्ट पे क्या होगा, ये जो प्लस का ऑपरेटर है इसको हम इवैल्यूएट कर लेंगे T5 प्लस T4, और इसका जो रिजल्ट है उसको हम T6 में सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो एक इंस्ट्रक्शन थी जिसमें मोर देन 3 ऑपरेंड्स थे, उसको हमने किस तरह से 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इसको हम क्वाड ट्रिपल्स में और ट्रिपल्स में किस तरह लिखेंगे। जहां तक क्वाड्रपल्स की बात है तो इसमें हमारे पास 4 कॉलम्स होते हैं, एक ऑपरेटर का होता है, आपका आर्गुमेंट 1 होगा, आर्गुमेंट 2 होगा और रिजल्ट होगा। आर्गुमेंट 1 को और आर्गुमेंट 2 को हम ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 भी कह सकते हैं। अब अगर हम पहली इंस्ट्रक्शन को देखें जो हमने 3 एड्रेस कोड में लिखी है, तो उसमें हमारा जो पहला ऑपरेंड है वो E है, ये इसको आर्गुमेंट 1 भी कह सकते हैं, और जो दूसरा है वो F है। तो इसी तरह हमने आर्गुमेंट 1 में E लिख दिया और आर्गुमेंट 2 में F लिख दिया, और जो ऑपरेटर था वो पावर का था, और हमने पावर ऑपरेटर कॉलम में लिख दिया। और इसको जब हम एवेल्युएट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो हमने टेम्परेरी वेरिएबल T1 में सेव कर दिया। इसी तरह एक्सप्रेशन 2 को देखें, 3 एड्रेस कोड की जो है, उसमें B जो है वो हमारा आर्गुमेंट 1 है, C हमारा आर्गुमेंट 2 है, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारा ऑपरेटर है, और जो रिजल्ट है उसको हमने T2 में सेव कर दिया। तो सेम यहाँ पे इसी तरह हमने लिखा है B हमारा आर्गुमेंट 1 है, C आर्गुमेंट 2 है, ऑपरेटर हमारा मल्टीप्लिकेशन का है, और रिजल्ट हमने T2 में सेव कर दिया। उसके बाद तीसरी इंस्ट्रक्शन देखें, इसमें हमारा आर्गुमेंट 1 जो है वो T2 है, आर्गुमेंट 2 जो है वो T1 है, ऑपरेटर डिवाइड का है, और रिजल्ट हमने T3 में सेव कर दिया। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, T2 हमारा आर्गुमेंट 1 है, T1 हमारा आर्गुमेंट 2 है, ऑपरेटर डिवीजन का, रिजल्ट T3 में। तो इस तरह हम बाकी सब इंस्ट्रक्शंस को इस टेबल में लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रपल्स का टेबल कंप्यूट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इन्हीं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को हम ट्रिपल्स में कैसे लिखेंगे। अच्छा, उसमें लिखने से पहले अगर आप नोट करें तो क्वाड्रपल्स में हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल्स लिए थे T1, T2, T3, T4, T5, T6 में, जिसमें हम रिजल्ट्स को सेव कर रहे थे। जबकि ट्रिपल्स के अंदर हम सिर्फ ऑपरेटर आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 को यूज करते हैं। इसमें हम जो टेम्परेरी वेरिएबल है वो यूज नहीं करते, क्योंकि जब मैं e रेज टू पावर f को कैलकुलेट करूंगा तो जो इसका रिजल्ट जिस मेमोरी लोकेशन पे सेव होगा उस एड्रेस को बेसिकली मैं यहाँ पे अपने पास नोट डाउन कर लूंगा। अब लेट्स से कि e पावर f जो है, इसका जो रिजल्ट है वो अगर 111 एड्रेस पर सेव है तो वो एड्रेस मैंने अपने पास यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था b मल्टीप्लाई बाय c, जब हम इसको वैल्यूएट करेंगे तो ये जिस मेमोरी लोकेशन पे सेव होगा उसका लेट्स से कि एड्रेस जो है वो 222 है, तो उस मेमोरी लोकेशन को हम यहाँ पे अपने पास सेव कर लेंगे। ठीक है, और बाकी चीजें वही होंगी। ऑपरेटर में आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, आर्गुमेंट 1 जो है वो b है, आर्गुमेंट 2 जो है वो c है, स्टेटमेंट नंबर 2 को अगर आप देखें। ठीक है, सिर्फ फर्क ये है कि इसमें हम टेम्परेरी वेरिएबल को यूज नहीं करते, हम इसमें एड्रेस को स्टोर कर लेते हैं। अब इसके बाद हमने बात की थी कि हम डिवीजन ऑपरेटर को एवेल्युएट करेंगे, तो इसके लिए हमने b मल्टीप्लाई बाय c का जो रिजल्ट है उसको डिवाइड करना है e पावर f के रिजल्ट के साथ। तो ये एड्रेस क्या है, 222 है, और ये एड्रेस क्या है, 111 है। तो इसलिए हमने यहाँ पे आर्गुमेंट 1 में 222 एड्रेस लिख दिया है, और आर्गुमेंट 2 में हमने 111 एड्रेस लिखा है, जबकि हमारा ऑपरेटर क्या है, डिवीजन का ऑपरेटर है। तो इस तरह हम जो बाकी पोर्शन है एक्सप्रेशन का उसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सिर्फ ये है कि जो रिजल्ट जिस मेमोरी लोकेशन पे सेव होगा उस एड्रेस को हम एड्रेस लोकेशन में सेव करते जाएंगे।
तो इस तरह से जो ट्रिपल्स वाला हमारा टेबल है वो भी कंप्यूट हो जाएगा। इसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के अंदर एक टॉपिक है बैक पैचिंग का, जो कि आपकी कोड स्टूडेंट का पार्ट है। अब हम उसको देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल की मदद लेते हैं। अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो ये हाई लेवल लैंग्वेज का एक कोड है। इसमें हमने इफ की कंडीशन लिखी हुई है, इफ a इज लेस देन b, तो फिर क्या होगा, t की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर a लेस देन b ट्रू नहीं बल्कि फॉल्स है तो फिर एल्स चलेगा। अगर एल्स चलता है तो फिर हम t की वैल्यू को क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो ये जो है ये हमारा इफ एल्स का पोर्शन है। और इसके बाद अगर ये ट्रू होता है तो उसके बाद वो x इक्वल टू 90 पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर एल्स का पोर्शन, अगर a इज लेस देन b फॉल्स है तो फिर एल्स चलेगा और एल्स के बाद x को 90 कर दिया जाएगा। तो ये जो है ये हर हाल में चलेगी, ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है। ये इफ और एल्स का पार्ट नहीं, ये बल्कि उससे अलग है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसको हम किस तरह 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करते हैं। थ्री एड्रेस कोड में हम इस तरह लिखेंगे कि सबसे पहले तो हमारे पास कंडीशन है इफ a इज लेस देन b। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ a इज लेस देन b। तो जो ऊपर हमने इंस्ट्रक्शन देखी थी 7 टाइप्स की 3 एड्रेस कोड से रिलेटेड, उनको हम यूज करेंगे। तो उसमें लिखा था गो टू। अब ये कहाँ पे जंप करेगा ये अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया, जब तक हम इस पूरे कोड को 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट नहीं कर देते। तो ये हमने पहली लाइन लिख ली इसकी, इफ a इज लेस देन b, तो फिर ये जंप करेगा गो टू। इफ a इज लेस देन b, अगर ये ट्रू है तो फिर ये जंप करेगा। अगर ये ट्रू नहीं तो फिर इसका एल्स वाला पोर्शन चलेगा। और एल्स में क्या है, t की जो वैल्यू है उसको 2 कर दिया जाए। t की जो वैल्यू है उसको 2 कर दिया जाए। जब एल्स का पोर्शन चल गया तो इसका मतलब है ये एल्स की बॉडी से बाहर आएगा। जैसे ही अब ये एल्स की बॉडी से हमने इसको बाहर लेके आना है, तो इसका मतलब हमें फिर यहाँ गो टू लगाना होगा। हम फिर यहाँ पे गो टू लगा देंगे, ठीक हो गया। अब हमने पहली लाइन में ये लिखा था कि इफ a इज लेस देन b, अगर ये ट्रू है तो गो टू। अब अगर ये ट्रू है तो हमने यहाँ पे देखा t को हमने 1 करना है, तो हम 4th लाइन में लिख लेंगे t इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। और इसके बाद हम इस लास्ट लाइन को x इक्वल टू 90 ये लिख लेंगे 5th में, x इक्वल टू 90। अब यहाँ पे हमने अपना जो इफ एल्स का कोड है उसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि ये जो लेबल्स हैं यहाँ पे क्या आएगा। अब देखें, हम इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। इफ a इज लेस देन b, अगर ये ट्रू है तो फिर गो टू होगा और ये जंप करेगा। तो उस केस में t को हमने 1 करना है, तो t1 हमने कौन सी लाइन पे लिखा है, 4 पे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये जंप करेगा 4 पे, t1 करेगा करेगा और उसके बाद ये इफ की जो बॉडी उससे बाहर आएगा। उससे जब हम इफ की बॉडी से बाहर आ रहे हैं तो हमने x को 90 करना है। तो ये देखिए x को 90 हमने कर दिया, ठीक है। और अगर इफ a लेस देन b फॉल्स है तो फिर ये जंप नहीं करेगा, फिर ये एल्स वाले पोर्शन में जाएगा। और एल्स में हमने क्या किया है, t को 2 कर दिया, और वही हमने यहाँ पे किया t को 2। और t को 2 करने के बाद एल्स के बॉडी से जब बाहर आएगा तो फिर वो x को 90 करेगा। तो इसका मतलब है फिर हमने यहाँ से 5 पे जंप करना है। तो ये 5 पे जो है वो हमारा जो अगली स्टेटमेंट है उस पे ये जंप कर जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बैक पैचिंग कहते हैं।
बैक पैचिंग ये होता है कि हमारा जो हाई लेवल कोड है उसको जो हम 3 एड्रेस कोड में लिख लेते हैं, तो उसमें जो लेबल्स होते हैं उनको हम एम्प्टी छोड़ देते हैं। एम्प्टी इसलिए छोड़ देते हैं कि जब हम पूरा कोड 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो फिर हम ये फाइनलाइज़ करते हैं कि जो लेबल्स हैं वो क्या होंगे। हम शुरू में नहीं बता सकते। जब मैंने शुरू में पहली लाइन लिखी थी, तो मुझे नहीं था पता कि ये जो गो टू है इसके बाद 4 आएगा, क्योंकि अभी तक हमने 4th इंस्ट्रक्शन नहीं थी लिखी। तो ये जो हमने बाद में लेबल्स फिल किए हैं, इसको हम बैक पैचिंग कहते हैं। इसकी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में देखें तो इसमें भी इफ एल्स है, इसमें लेकिन हमारे पास ना कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसमें मैंने 2 कंडीशंस ले ली हैं एंड ऑपरेटर के साथ। और मुझे उम्मीद है कि एंड ऑपरेटर का आपको पता होगा कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो तब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो हमारा एल्स पोर्शन चलेगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास स्टेटमेंट्स है वो क्या है, इफ w इज लेस देन x एंड y इज लेस देन z, अगर दोनों ट्रू हैं तो i की वैल्यू 10 कर दो, और अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फिर i की वैल्यू 50 कर दो। तो ये आपकी इफ की बॉडी होगी और ये एल्स की बॉडी होगी। ठीक है, और जब इफ एल्स की बॉडी से वो बाहर निकलेगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, a की वैल्यू को 150 कर देगा। अब हम देखते हैं कि हम इसको 3 एड्रेस कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास फिर वही पहली लाइन में हम इफ की कंडीशन देख लेते हैं। इफ की कंडीशन में हमारे पास क्या है, w इज लेस देन x। अगर w लेस देन x है तो फिर हम go to को यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप इस इफ की स्टेटमेंट को देखें तो इसमें हमारे पास मोर देन 3 ऑपरेंड्स है, w है, x है, y है और z है, और फिर i भी है। तो इसलिए जरूरी है कि हम इसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हमें इसको 3 एड्रेस कोड में देखें किस तरह कन्वर्ट करेंगे। गो टू लगाएंगे और गो टू के बाद हम कहाँ जंप करेंगे ये अभी हमें नहीं पता, जब तक हम इस पूरे कोड को 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट नहीं कर लेते। अब यहाँ पे अगर पहली लाइन को देखें तो उसमें लिखा है इफ w इज लेस देन x गो टू। अगर ये ट्रू है तो फिर जंप होगा, और अगर ये ट्रू नहीं, अगर ये फॉल्स है तो फिर हमारा एल्स वाला पोर्शन रन होगा। तो एल्स वाले पोर्शन में हमारे पास क्या है, हमने i की वैल्यू को क्या करना है, 50 कर देना। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब एल्स वाला पोर्शन चलेगा तो फिर हमने एल्स की बॉडी से बाहर आना है। इसका मतलब हम दोबारा जंप करेंगे, तो फिर हम गो टू लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे, गो टू। और हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा लेबल हम लिखेंगे। अब हमने w लेस देन x को एवेल्युएट किया है, लेकिन y लेस देन z को भी हमने एवेल्युएट नहीं किया। वो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, इफ y is less than z अगेन गो टू। अगर ये ट्रू है तो फिर जंप होगा, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम फिर जंप करेंगे, और अगर ये ट्रू नहीं तो इसका मतलब एल्स वाला पोर्शन। ठीक है, और एल्स हम स्टेटमेंट नंबर 2 पे लिख चुके हैं, i इक्वल टू 5। इसका मतलब ये फिर गो टू पे जंप करेगा, और हम जानते हैं कि यहाँ पे गो टू में क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, जो कि हम बाद में लिखेंगे। उसके बाद 6। अब यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि जब इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो अगर ये ट्रू होती है तो हमने i की वैल्यू क्या सेव करनी है, 10। और यहां तक क्या है, हमारा इफ एल्स की जो बॉडी है वो कंप्लीट हो गई है। तो जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है जो कि इफ और एल्स दोनों से सेपरेट है, और वो है ए की क्या वैल्यू हमारे पास 150। ठीक है तो ये हमारा 3 एड्रेस कोड हो गया इस हाई लेवल लैंग्वेज का। अब इसमें हम दोबारा इसको देख लेते हैं। इफ w इज लेस देन x, अगर ये ट्रू है तो फिर हम क्या चेक करेंगे, y इज लेस देन z, और वो स्टेटमेंट नंबर क्या है, 4। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 पे आ जाएंगे। इफ y इज लेस देन z, अगर ये भी ट्रू है तो फिर हम गो टू करेंगे
और हमने क्या करना है, आई को 10 करना है, और वो हमारी स्टेटमेंट नंबर 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, हम दोबारा एक बार देखते हैं, इफ w इज लेस देन x, और अगर ये फॉल्स है तो फिर हमने जंप नहीं करना, फिर हमने एल्स में जाना है, और एल्स में क्या है हमारे पास 50, तो हमने i को 50 कर दिया। ठीक है, i को 50 करने के बाद हमने एल्स के बॉडी से बाहर आना है। ठीक है, और वो है a को हमने 150 कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारी इंस्ट्रक्शन नंबर 7, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज नोट करें, दोबारा इंस्ट्रक्शन नंबर 1 पे आए, इफ w इज लेस देन x, फर्ज करें कि ये ट्रू है, तो हम जंप कर देंगे 4 पे। 4 पे आने के बाद हमें पता चला कि इफ y इज लेस देन z, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो इसका मतलब ये जंप नहीं होगा, हम 5th लाइन पे आ जाएंगे, गो टू। अभी जब यहाँ पे हम गो टू पे आएंगे तो इसका मतलब हमने एल्स में जाना है, और एल्स हमारा क्या है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। जब 2 पे आएगा तो i को 50 करेगा, 50 करने के बाद गो टू 7, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट को 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट किया है। और इसमें आप एक चीज नोट करें कि जब मैंने इफ एल्स की स्टेटमेंट को 3 एड्रेस कोड में पहले पूरा कन्वर्ट किया है, और फिर कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसके लेबल्स को इंसर्ट किया है, इस प्रोसेस को हम बैक पैचिंग कहते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो 2 एग्जांपल्स देखी थी वो इफ एल्स से रिलेटेड थी। अब हम एक तीसरी एग्जांपल देख लेते हैं जो कि स्विच से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे कि स्विच वाले केस में हम किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली आपका एक प्रोग्राम है, काफी लेंथी प्रोग्राम होगा, उसमें से हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया है स्विच का। ठीक है, तो बाकी प्रोग्राम को हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ स्विच वाले पोर्शन को देख रहे हैं कि उसको हम किस तरह 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्विच की स्टेटमेंट है, उसमें आई मेरे पास वेरिएबल है, अगर आई की वैल्यू 1 है तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर आई की वैल्यू 2 है तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा, और अगर आई की वैल्यू अदर देन 1 एंड 2 है तो फिर आपका डिफॉल्ट केस रन होगा। ठीक है, और यहाँ पे शो किया गया है कि यहाँ पे स्विच की बॉडी एंड हो रही है, यहाँ तक आपका स्विच है। तो ये जो स्टेटमेंट है x इक्वल टू 155, ये स्विच के बाहर है। अब हम इसको किस तरह 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे वो अब हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें इस तरह करेंगे, इसको लिखने के एक से ज्यादा मेथड है, लेकिन जो सबसे आसान वाला मेथड है मैं उसको यहाँ पे आपके सामने शो करूंगा। पहले हम केस 1 की जो बॉडी है उसको लिख लेते हैं, और उसमें क्या है, a इज इक्वल टू b प्लस c प्लस d, इसमें 4 ऑपरेंड है, इसको हम 3 एड्रेस कोड में लिखेंगे, क्योंकि 3 एड्रेस कोड में हमारे पास 3 से ज्यादा ऑपरेंड नहीं हो सकते। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, x इक्वल टू एक आपका टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, हम x कह देते हैं उसको, फर्ज करें x इक्वल टू हम कर लेते हैं b प्लस c, क्योंकि हमने पहले b प्लस c को वैल्यूएट करेंगे, इसको वैल्यूएट करके हम इसको x में स्टोर कर देंगे, x में स्टोर कर दिया, और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेट्स से कि हम उसको y कह देते हैं, और फिर उसमें x प्लस d आ जाएगा, जो आपका रिमेनिंग ऑपरेंड है d। ठीक है, उसको हमने कर दिया, और फिर हम क्या करेंगे, जो आपका ओरिजिनल वेरिएबल था a, उसमें रिजल्ट को सेव कर देंगे। ठीक हो गया, और फिर यहाँ पे हम एक जंप कर देंगे, गो टू। कहाँ पे जंप करेंगे ये हमें अभी फाइनल नहीं। उसके बाद फिफ्थ लाइन में हम केस 2 को लिख लेंगे, और जो केस 2 है उसमें भी सेम वही है, a इक्वल टू बी माइनस सी माइनस डी है, ऊपर प्लस था, यहाँ पे हमने माइनस की स्टेटमेंट आ गई है, इसको दोबारा से हम 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे। मैं ऊपर से इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, 5 6 7, और यहाँ चूंकि माइनस आएगा, क्योंकि ओरिजिनल स्टेटमेंट में ये माइनस है, इधर माइनस हम कर देंगे, और इस तरह से ये आपका आ जाएगा, और यहाँ पे 8 पे आपके पास फिर गो टू आ जाएगा, क्योंकि ये आपका केस 2 की बॉडी कंप्लीट होगी। फिर यहाँ से हम जंप करेंगे,
अब केस 9 सॉरी इंस्ट्रक्शन नंबर 9, इसमें अब हम इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ की कंडीशन हम लगाएंगे और इसमें हम चेक करेंगे इफ i इज इक्वल टू 1, अगर ये 1 है तो फिर गो टू होगा आपके पास, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो फिर हम गो टू करेंगे, और अगर ये ट्रू नहीं तो फिर हम लाइन नंबर 10 पे इफ की कंडीशन लगा के i को दोबारा चेक करेंगे, क्या ये इक्वल टू 2 है। अगर ये 2 है तो फिर हम 2 की जो बॉडी है उसमें जाएंगे, केस 2 की बॉडी में, और अगर ये भी फॉल्स है तो फिर हम डिफॉल्ट को रन करेंगे, और जो हमारा डिफॉल्ट है वो है a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय d, ठीक है। तो मैं अगेन इसको कॉपी कर लेता हूँ यहां से, इसको मैं 11 कह दूंगा, इसको 12, इसको 13, और यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटर आपका चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, और रिजल्ट को हमने सेव कर दिया। तो ये जो आपका इंस्ट्रक्शन नंबर 11, 12, 13 है, ये आपका डिफॉल्ट है, ठीक है। और 14 पे हमारा स्विच केस खत्म हो जाएगा और हम बाहर आएंगे और उसमें x इक्वल टू 155 है, ठीक है। तो ये हमारा है स्विच स्टेटमेंट को हमने 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट किया है। अब हम यहाँ ये डिसाइड करेंगे कि ये जो लेबल्स है यहाँ पे क्या आएगा। अब देखें कि ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1 to 3 ये आपका केस 1 है। जब केस 1 अगर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है तो इसका मतलब जब मैं इस केस 1 में इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूं तो ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद ये स्विच से बाहर आके x की वैल्यू को 155 कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम जो गो टू लगाएंगे वो लाइन नंबर 14 आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से जंप करेगा और लाइन नंबर 114 पे आ जाएगा। और इन केस के अगर केस 2 चलता है, ये केस 2 की बॉडी है, ये ऊपर केस 1 की बॉडी थी, ये केस 2 की बॉडी है, और अगर केस 2 चलता है तो उस केस में इसको वैल्यूएट करने के बाद ब्रेक होगी, स्विच से बाहर आ जाएगा और x को 155 कर देगा। तो इसका मतलब हम अगेन यहाँ पे 14 लिख देंगे। अब ये जो इंस्ट्रक्शन नंबर 9 है ये केस 1 की कंडीशन को चेक कर रहा है। अगर i इक्वल टू 1 है, अगर केस 1 है, तो फिर हमने कहाँ जाना है, लाइन नंबर 1 पर। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ 1 पे जंप करेगा, ठीक है। और अगर इफ i इज इक्वल टू 1, अगर ये फॉल्स है तो फिर ये लाइन नंबर 10 को एग्जीक्यूट करेगा, और उसमें क्या है, केस 2। तो अगर केस 2 ट्रू है तो फिर ये गो टू करेगा 5th लाइन पे, कहां पर, 5th लाइन पे। तो ये 5th लाइन पे जंप कर देगा, ठीक है। और फिर जब आपका ये केस 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर ये गो टू 14 लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि जब हम आपका केस 2 रन हो जाएगा तो केस 2 रन होने के बाद जब हम ब्रेक करेंगे तो ये स्विच से बाहर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से स्विच स्टेटमेंट्स को 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट किया है और फिर बाद में उन लेबल्स को फिल किया है। अब हम लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एक लूप की एग्जांपल भी देख लेते हैं, इसको हम फॉर लूप कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस फॉर लूप को हम किस तरह से 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप इस फॉर लूप को देखें तो इसमें हमने क्या किया है, फॉर लिखा है, i को इनिशियलाइज किया है 1 के साथ, i लेस देन इक्वल टू a है, i प्लस प्लस है, और उसके बाद फॉर की बॉडी में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, a इक्वल टू b प्लस c प्लस d, और ब्रैकेट बंद, फॉर की बॉडी बंद। और फॉर लूप जब ब्रेक होगा तो उसके बाद x को 199 कर देगा। अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने एक चीज याद रखनी है जो कि आप पीएफ में भी पढ़ के आए होंगे, वो ये कि जब हम फॉर लूप को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद फिर वो कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन चेक करने के बाद फिर वो बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो
आपका जो काउंटर है उसको इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद फिर वो कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन चेक करके फिर वो बॉडी को रन करेगा। फिर इसी तरह ये लूप चल जाएगा, बॉडी रन होगी, बॉडी के बाद फिर आपका काउंटर इंक्रीमेंट होगा और फिर कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हम इसको किस तरह 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम i को इनिशियलाइज कर लेते हैं 1 के साथ। फिर हम कंडीशन, हमने पहले कहा था कि हम इनिशियलाइज करेंगे 1 के साथ, फिर हमने कहा था कि हम कंडीशन को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर लेते हैं, इफ i is less than equal to a, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर हम गो टू करेंगे, जंप करेंगे, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं तो फिर क्या होगा, हम बॉडी से बाहर आएंगे। ठीक है, तो बॉडी से बाहर आने के लिए हमें फिर गो टू लगाना होगा, गो टू। ठीक है, और अगर हमारी इफ की कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब यहाँ पे हम जो फॉर लूप की बॉडी है उसको लिखेंगे, और वो क्या है, a इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी। अब चूंकि ये मोर देन 3 इसमें हमारे पास ऑपरेंड्स है, वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम टेम्परेरी वेरिएबल का सहारा ले लेते हैं। लेट्स से कि t1 हम करते हैं, t1 इक्वल टू बी प्लस सी। फिर फिफ्थ में हम क्या करेंगे, जो t1 में आया है t2 इक्वल टू t1, जो हम रिजल्ट b प्लस सी का सेव कर चुके हैं t1 में, उसको ऐड कर देंगे d के साथ, और उसको, इन दोनों रिजल्ट को हम t2 में सेव करेंगे। और फिर सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन में हमारा जो वेरिएबल था a, उसमें हम सेव कर देंगे t2 को। ठीक है, और फिर सेवंथ में हमने ये कहा था कि बॉडी जब रन हो जाती है तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट, काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे, i इज इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, और इंक्रीमेंट करने के बाद हमने ये कहा था कि हम दोबारा कंडीशन को चेक करते हैं। तो इसका मतलब कंडीशन ऊपर हम चेक करेंगे तो हम अगेन गो टू लगा देंगे ताकि हम कंडीशन चेक करें। और उसके बाद अब चूंकि हमारी ये फॉर लूप की बॉडी कंप्लीट हो गई है, तो जब हम फॉर लूप से बाहर आएंगे तो जो अगली इंस्ट्रक्शन है वो है x इक्वल टू 199, x को आप 199 कर दें। तो ये हमारे जो फॉर लूप है उसको हमने 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसके जो लेबल्स हैं उनको हम फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इफ i इज लेस देन इक्वल टू a, अगर ये ट्रू है तो हम जंप करेंगे 4th इंस्ट्रक्शन पे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये फॉल्स है तो हमने फॉर लूप से बाहर आना है। तो फॉर लूप से बाहर जब आएंगे तो x इक्वल टू 199, इस इंस्ट्रक्शन को हमने एग्जीक्यूट करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन है लाइन नंबर 9 पे, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, लाइन नंबर 2 में इफ i इज लेस देन इक्वल टू a, अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब हम जंप नहीं करेंगे, हम अगली इंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे। और अगली इंस्ट्रक्शन में ये है कि हमने फॉर लूप से बाहर जाना है, तो हम यहाँ गो टू 9 करेंगे, क्योंकि 9 जो लाइन है उसके ऊपर x199 को हम सेव कर रहे हैं, 199 को हम x में सेव कर रहे हैं। और बिलफर्ज के अगर इफ i इज लेस देन इक्वल टू a ट्रू है तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फॉर लूप की बॉडी में, और वो इंस्ट्रक्शन नंबर 4 जो कि हमने पहले लिख दी है। उसके बाद हम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे, काउंटर में इंक्रीमेंट होगा, और उसके बाद फिर हमने कंडीशन पे जाना है। तो अब कंडीशन हमारी जो है फॉर लूप की वो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पे है, लाइन नंबर 2 पे, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इस तरह से ये दोबारा ऊपर जंप करेगा लाइन नंबर 2 पे। तो इस तरह ये आपका लूप बन जाएगा कि पहले उसने इनिशियलाइज किया, फिर उसने कंडीशन चेक की, अगर ट्रू है तो 4 पे जंप करेगा। ठीक है, 4 पे जंप किया, फिर इन सब इंस्ट्रक्शंस को उसने एग्जीक्यूट किया, फिर यहाँ से 2 पे जंप किया उसने, 2 से फिर कंडीशन चेक की, अगर फर्ज करें कंडीशन दोबारा ट्रू हो गई तो फिर 4 पे जंप करेगा, 4 से दोबारा ये चलता हुआ नीचे आएगा 8 पे, और 8 से फिर ये 2 पे जंप करेगा। इस दफा अगर आपकी जो कंडीशन है फॉल्स हो गई
तो अब जंप नहीं करेगा बल्कि अगली इंस्ट्रक्शन पे आएगा। जब अगली इंस्ट्रक्शन पे आएगा तो वहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब ये इसको लूप से बाहर ले आएगा। ठीक है? तो अब आप इस तरह देख सकते हैं कि हमने पहले फॉर लूप को 3 एड्रेस कोड में लिखा। कोड में जब हम कोड लिख रहे होते हैं उसका 3 एड्रेस कोड, तो उस वक़्त हम ये फाइनल नहीं कर सकते कि जो गो टू स्टेटमेंट के आगे लेबल है वो क्या लिखा जाएगा। बल्कि जब हम पूरा 3 एड्रेस कोड लिख लेते हैं तो फिर हम फाइनल करते हैं कि इसका लेबल क्या होगा। तो इस प्रोसेस को हम बैक पैचिंग कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नेक्स्ट टाइम क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। यहीं पे आज हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।